यस जनरल एंट्री बनेगा। आपने ये देख रहे हैं कि आपने दो अलग अलग तरह के प्रीमियम पे किए हैं। वन इज फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम एंड सेकंड इज जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम। बता सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है? भाई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो होता है वो मेरे अपने लिए होता है, तो दैट इज माई पर्सनल एक्सपेंसेस विच कैन नॉट बी चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड जनरल इंश्योरेंस प्रीमियम इज एन अलाउबल एक्सपेंसेस फॉर मी। यस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने दो सेपरेट एंट्री पास करनी है। यस, क्योंकि एंट्री जब हम बना रहे हैं तो फिर आप सोच समझ के बनाइएगा, क्योंकि वी आर सपोज नॉट टू क्लेम द जनरल एंट्री। यस बताइएगा क्या होना चाहिए इसके अंदर जनरल एंट्री। हम उसी तरीके से मूव करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं। फर्स्ट आप देखेंगे अपने मेरे कौन कौन से अकाउंट्स इसके अंदर अफेक्टेड हो रहे हैं, सेकंड उनका नेचर क्या है, थर्ड मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बताइए। सर लाइफ इंश्योरेंस वाले के लिए तो करेंगे LIC अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। LIC अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, गुड। अमाउंट पे कर रहे हैं तो पहले कोई बात नहीं, आप जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात को एडमिट कर रहा हूँ। एंट्री तो होगी LIC अकाउंट डेबिट टू कैपिटल कैश। कैश, बताइए कैश होगा, कैश होगा यहाँ पर, चेक कीजिएगा। चेक बैंक बैंक होगा ना, चेक तो होगा नहीं, कैश तो होगा नहीं इसके अंदर। की जगह बैंक आ जाएगा सर। मतलब ये कैपिटल को मैं नहीं लिखूँ यहाँ पर, ठीक है। आप कह रहे हैं मैं कैपिटल में इसको कोई क्रेडिट नहीं कर रहा था, क्योंकि पर्सनल एक्सपेंस तो मेरी। करेंगे ना, हाँ जी, अगर ट्रांसफर करेंगे जब तक करेंगे, अभी तो ये मतलब बैंक से पे किया है तो ठीक है कोई बात नहीं, जैसे आपने कहा मैंने वैसे कर दिया इसके अंदर। बताइए क्या ये सही है, क्या मिस्टेक है इसके अंदर? आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स विच यू हैव कमिटेड, क्योंकि मैंने आपको फिर मना किया था कि आप क्या करें, बार बार एक ही मिस्टेक करते हैं कि डायरेक्ट जनरल एंट्री बनाते हैं। देखिए आप खुद सोचिए ना कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई, देखिए क्यों ऐसा कम कैपिटल को डेबिट करेंगे, ये पहले ही बता दीजिए मुझे। क्योंकि पर्सनल है, LIC पर्सनल LIC प्रीमियम इफेक्ट हो रहा है, हाँ, बैंक इफेक्ट हो रहा है। पहले हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, एंड सी। आप बताइए कौन कौन से अकाउंट इसके अंदर अफेक्टेड हो रहे हैं। आप कह रहे हैं LIC का अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है, और बैंक का अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, और बताइए आप क्या कह रहे हैं, कैपिटल का अकाउंट आप कह रहे हैं अफेक्टेड हो रहा है, और बताइए। पहले हम फर्स्ट एंट्री की बात करें LIC प्रीमियम की, हम दूसरी एंट्री की बात अभी नहीं कर रहे। यस बताइए क्या ये तीनों अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं? यस बताइए वेदर ऑल थ्री अकाउंट हैव बीन अफेक्टेड हियर। कैपिटल तो फिर इसकी जनरल एंट्री हम कैसे बनाएंगे, जरा ये बताइए मुझे। LIC अकाउंट डेबिट टू बैंक, फिर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू LIC। मैंने आपसे जनरल एंट्री नहीं पूछी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ अकाउंट्स अफेक्टेड, क्या ये सही है? ठीक है, अब इनके अंदर बताइए इनका अकाउंट का नेचर क्या है। बैंक रियल हो गया, बैंक रियल हो गया, ठीक है, ठीक है, बैंक रियल अकाउंट हो गया। नहीं इनका रियल है, पर्सनल होगा सर। ये बार बार ये बैंक कहते हैं बैंक अकाउंट जो है मेरी प्रॉपर्टी है। हाँ, बैंक का अकाउंट तो मेरी प्रॉपर्टी है। मैं आपसे ये बता कह रहा हूँ कि यू आर नॉट एबल टू the only money kept in your bank account is your property, not the bank account is your property. Money kept in your account, that is your property. सर तो बैंक को थोड़ी ना बेच रहे हैं हम। आप खुद सोचिए, मैं फिर वही आपसे कह रहा हूँ, बार बार देखिए आप फिर वही एक कन्फ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं, एक कन्फ्यूजन आप क्रिएट कर रहे हैं कि बैंक को अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं। हाउ बैंक अकाउंट, बैंक इज माई प्रॉपर्टी।
बैंक अकाउंट Who is it? लिखा है सर। Is only the balance in bank account, which is your property, which have you do against which you have right. ठीक है ना? लेकिन वो राइट भी आपके अपने नहीं होते, क्योंकि उसको अपनी मर्जी से आप कैसे, अगर मान लीजिए बैंक आपको मना कर दे तो आप क्या कर लेंगे? जैसे कोऑपरेटिव बैंक के केस में, फ्रॉड केसेस में होता है, तो यू हैव टू फॉलो द आरबीआई रिस्ट्रिक्शन। तो ये मैंने को बताया था कि इन एसेंस तो मेरी प्रॉपर्टी है जो उसका बैलेंस रखा हुआ है, बट बैंक इज नॉट योर प्रॉपर्टी। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि आपका ये रियल अकाउंट नहीं है, इस योर पर्सनल अकाउंट। एलआईसी कौन सा अकाउंट है बताइए? पर्सनल क्यों है? देखिए उसके लिए पर्सनल क्यों है, मैंने आपको बताया था देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट्स आर फॉर प्रॉपर्टी अकाउंट्स। प्रॉपर्टी हम क्या देखते हैं? पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या ये मेरी प्रॉपर्टी है कि नहीं है। प्रॉपर्टी को आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको देखना है कि उसके जो राइट्स हैं, राइट टू यूज, राइट ऑफ ओनरशिप, राइट टू यूज, राइट टू सेल, राइट टू डिस्पोज, राइट टू मॉर्गेज, राइट टू गिफ्ट, ऑल दीज राइट्स आर विद मी और नॉट। ठीक है, चलिए ठीक है। तो प्रॉपर्टी अकाउंट में जब बात करता हूँ तो मेरा सिर्फ एक ही चीज़ होती है, एक डिसीजन होता है कि क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है। जो चीज़ आ रही है उसको मैं डेबिट करता हूँ, जो चीज़ जा रही है उसको मैं क्रेडिट करता हूँ। नॉमिनल अकाउंट मैंने को आइडेंटिफाई किया था कि आर दी अकाउंट ऑफ एक्सपेंस, इनकम, गेन या लॉस, इसके अलावा किसी चीज़ के नहीं होते। ठीक है, लेकिन एलआईसी क्या है? एलआईसी ऑफ इंडिया लिमिटेड एक कंपनी है, तो कंपनी को है तो वो कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट मैंने आपको क्या बताया था? आर दी अकाउंट ऑफ पर्सन्स। पर्सन किस चीज़ के? इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, एचएफ, एओपीबीआई, लोकल अथॉरिटी, एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिशल पर्सन विच इज नॉट कवर अंडर प्रीसीडिंग 6 कैटेगरीज। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आइडेंटिफाइड क्राइटेरिया है। आप मिस्टेक करना भी चाहें तो अब आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो एलआईसी क्या चीज़? आप सिंपल सा देखिए कि जब एलआईसी है तो वो क्या है? कंपनी है। कंपनी है तो मेरा पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, तो पहले तो मैं यही आइडेंटिफाई करूं। यस, कैपिटल मैंने आपको बताया था कि कैपिटल में अपने आप में कोई अकाउंट नहीं है। ओनली थिंग इज द वर्ड इज अटैच कैपिटल टू डिफरेंशिएट बिटवीन एक्सटर्नल लायबिलिटीज एंड इंटरनल लायबिलिटीज। कैपिटल अकाउंट इज नॉट एन अकाउंट इन इटसेल्फ। ठीक है, मान लीजिए मैं अगर इसके अभी आपको मैं गारंटी के थ्रू प्रूव कर दूंगा कि कैपिटल अकाउंट लगाना मेरे लिए यहाँ पर क्यों ठीक नहीं था। अब देखिए मेरे अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं 2। कि मैंने एलआईसी को पेमेंट की, एलआईसी को एज ए पर्सन, एंड आई एम गिविंग ए बेनिफिट टू दिस कंपनी। अगर मैं एंट्री पास करता हूं एलआईसी अकाउंट डेबिट, अमाउंट इज 25,000। ठीक है, पेमेंट मैं बैंक के थ्रू कर रहा हूं, बैंक का बैलेंस मेरा कम हो रहा है, बैंक को मैं क्रेडिट कर दूंगा। बैंक वैसे भी, ठीक है ना, बैंक इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। अब बताइए इसके अंदर एक क्या समस्या खड़ी होगी? इसके अंदर, इस एंट्री के अंदर एक डिफिकल्टी क्रिएट होगी। आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स। यस, आइडेंटिफाई द नेचर कि एलआईसी अब आपकी बुक्स में डेटर खड़ा हो गया। डेटर कौन है? जिससे मुझे पैसे लेने, मैं तो उसको पैसे दे रहा हूं। तो देखिए कॉन्ट्राडिक्शन होगी नहीं होगी? ठीक है, अब ये कॉन्ट्राडिक्शन आप देख रहे हैं कि मैं डेटर को एक तरफ में कह रहा हूं वो मेरा डेटर है और दूसरी तरफ उसको मैं पेमेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। अब बताइए इसको हम कैसे दूर करेंगे? यस, कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। कैपिटल अकाउंट किसका होगा? मेरा होगा। ठीक है ना, तो मैं अपने आप को बेनिफिट दूंगा, लेकिन मैं अपनी बुक्स में अपने नाम तो लिखूंगा नहीं।
LIC को मैं इसलिए क्रेडिट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे क्या मिल रहा है, एक इंश्योरेंस कवर मिल रहा है जिसका बेनिफिट मुझे हो रहा है। तो बेनिफिट देने वाला कौन है? LIC। तो उसके अकाउंट को मैं क्रेडिट कर देता हूँ। ठीक है, या मुझे टेक्निकली अपना अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, लेकिन अपनी बुक्स में मैं अपना ही अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ, मैं अपने आप को डेटर खड़ा कर रहा हूँ, तो वो कोई लॉजिकल नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल को वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अब आप समझ रहे हैं कि LIC को मैंने डेबिट, पहले मैंने डेटर सेंड किया, फिर मैंने क्रेडिट सेंड कर दिया, तो उसका जो इफेक्ट है वो खत्म हो गया और एंट्री मेरी बन गई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब सेकंड केस में बताइए। सेकंड केस में बताइए कि क्या होने वाला है, क्या क्या चीज़ हो रही है। इंश्योरेंस प्रीमियम मेरे कौन कौन से अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं? और बैंक अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, बैंक कौन सा अकाउंट है? और एक्सपेंस का अकाउंट है तो वो नॉमिनल होगा। ठीक है, तो मेरे दो अकाउंट अफेक्टेड हो रहे हैं। एक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट भी अफेक्टेड हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो मैंने चेक दिया, मैंने इंश्योरेंस का जो चेक दिया है वो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को दिए। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बताइए क्या चीज़ है, कौन सा अकाउंट है? अब बताइए कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपके 3 अकाउंट इसके अंदर इन्वॉल्व हो गए। बताइए क्या जर्नल एंट्री पास करेंगे? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। ठीक है, फिर देखिए इंश्योरेंस अभी भी एक्सपेंस आप जो कर रहे अकाउंट हैं, अभी आप जो कर रहे हैं, डेबिट, इंश्योरेंस अभी जो आप एंट्री पास कर रहे हैं, फिर वही मिस्टेक कर रहे हैं जो आपको बहुत पहले से करते आ रहे हैं। भाई आपकी जो जर्नल एंट्री ग्रिप में क्यों नहीं आती, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, वो स्टडी फॉर एग्जाम पर्पस। एग्जाम पर्पस से पढ़ने से ये होता है कि आपने उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की एंट्री को क्रैम कर लिया, बट प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली यू कैन नॉट, कितनी जर्नल एंट्री आप रिकॉर्ड कर लेंगे, कितनी जर्नल एंट्री आप क्रैम कर लेंगे। ठीक है, वंस वी हैव टू गो टू द रूट ऑफ दिस जर्नल एंट्रीज। इसलिए आपको मैं जर्नल एंट्री में टाइम लगा रहा हूँ कि आप इस चीज़ को थॉरली समझ पाए कि मुझे काम कैसे करना है। ठीक है, यस, आप पहले ये देखिए कि मुझे इस इंश्योरेंस कवर का बेनिफिट क्या है, कि आई एम प्रोटेक्टिंग माई सेल्फ अगेंस्ट एनी प्रोबेबल लॉस। ठीक है, तो ये मुझे बेनिफिट मैं इसको दे रहा हूँ कि ये मुझे दे रहा है? ये दे रहे हैं। ये आपको बेनिफिट दे रहा है। ठीक है ना, और आप तो इसको बेनिफिट नहीं दे रहे। ठीक, बेनिफिट क्यों नहीं दे रहे आप इसको? आप बेनिफिट तब दे रहे हैं जब इसको आप पेमेंट कर रहे हैं। ठीक है ना, बस यस। एंट्री पास होगी इंश्योरेंस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। नहीं, आप देखिए फिर वही बात, आई एम नॉट जंपिंग टू एनी कंक्लूजन एक्सेप्टिंग द क्राइटेरिया विच आई हैव ऑलरेडी स्पेसिफाइड टू यू। आपने क्या देखना है, पर्सनल अकाउंट मैंने आपको क्या बताया था कि जिस पर्सन को मैं बेनिफिट दे रहा हूँ उसके अकाउंट को मैं डेबिट कर देता हूँ, और जो पर्सन मुझे बेनिफिट दे रहा है उसके अकाउंट को मैं अपनी बुक्स के अंदर क्रेडिट कर देता हूँ। अब आपने एडमिट किया कि मुझे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से एक बेनिफिट मुझे मिल रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को मैं क्रेडिट कर दूंगा विद द अमाउंट ऑफ 25,000। ठीक है, ये आपने इसको क्रेडिट कर दिया, और जब इसकी आप पेमेंट करेंगे तो इसको बेनिफिट
देखिए आप ये सोचिए कि जब से मैंने आपको ये डेबिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन आपको देना स्टार्ट की है, क्या मैंने कुछ मेरे पॉइंट के अंदर कुछ स्टैंड के अंदर कुछ चेंज है? बिल्कुल वही का स्टैंड रहेगा एंड दैट शैल कंटिन्यू टिल दी दिस लेक्चर एंड्स। उसमें आपको चेंजेस नहीं मिलने वाले। यहाँ पर क्या हो रहा है आप बताइए, मैं अगर चेक उसको मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को अकाउंट को बेनिफिट दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? मैं उसको बेनिफिट दे रहा हूँ। और ऐसा पर्सन जिसको कि मैं बेनिफिट दे रहा हूँ मैं उसके अकाउंट को अपनी बॉक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डेबिट कर देता हूँ। ठीक है, डेबिट द रिसीवर रूल फॉलो करके ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहां पर बताइए ये इंश्योरेंस प्रीमियम मैंने आपको क्या कहा था कि इट इज एन अलाउबल एक्सपेंस टू मी। एक्सपेंस को मैं क्या करता हूं? एक्सपेंस क्या चीज है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट मैंने क्या रूल बताया था आपको कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि हर तरह के एक्सपेंस को मुझे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेबिट करना है। देखिए कहीं भी कंफ्यूजन ठीक है। अब उसका आप बेनिफिट आप दे रहे हैं, लेकिन बेनिफिट आपको दे किसके थ्रू रहे हैं? थ्रू बैंक। तो बैंक का बैलेंस आपका क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो बैंक उसको आप क्रेडिट कर देंगे। बताइए इसमें मैंने कौन से रूल्स चेंज किए अब तक? नॉट इवन ए सिंगल रूल। जो मेरा स्टैंड स्टार्टिंग में था वो आज की डेट में भी है, और आगे हम जितनी भी जर्नल एंट्री पास करेंगे उन सब में एक ही स्टैंड रहेगा। ठीक है ना, ये जर्नल एंट्री मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि उसका एग्जाम्पल के थ्रू इसकी जो एप्लीकेशन है, जो मैं आपको टेक्निक कर रहा हूँ, इस टेक्निक के बाद अगर आप इस टेक्निक को सेटिंग से अप्लाई करते हैं तो यू वॉन्ट हैव एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी इन पासिंग दी जर्नल एंट्री। ओनली थिंग हम लोग क्या करें, वी आर जंपिंग टू कंक्लूजन। वो सबसे बड़ी कंक्लूजन पैदा कर रही है, क्योंकि हम ये देख ही नहीं रहे कि इसके अंदर कौन कौन सा अकाउंट्स जो है मेरे वो अफेक्टेड हो रहे। जब मुझे अकाउंट्स अफेक्टेड का ये पता ही नहीं चल पा रहा तो मैं जर्नल एंट्री कैसे बना रहा हूं? यानी कि सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड के अंदर मैंने क्या कर रखा है, मैंने एंट्रीज को याद कर रखा है, जो कि गलत है। भाई आप किसी एक, मान लीजिए आप सीए फर्म में आप काम करते हैं, ठीक है ना, तो वहां पर कोई एक क्लाइंट थोड़ी होगा। यहाँ यू विल हैव टू फेस दी वर्किंग ऑफ मल्टीपल क्लाइंट्स। तो फिर आप क्या करेंगे? भाई इंश्योरेंस आप देखिए ना, एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए आपने जर्नल एंट्री याद कर ली, बट यू वॉन्ट बी एबल टू अप्लाई फॉर ऑल दिस क्लाइंट्स, क्योंकि आपको जर्नल एंट्री का बेसिक रूल ही नहीं पता। तो सबसे पहले मुझे ये करना है कि आई हैव टू सी दैट व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट्स आर एक्चुअली अफेक्टेड, फिर उनका नेचर क्या है, एंड देन स्विच टू जर्नल एंट्री। मेरी अप्रोच क्या है, मैं सीधा जंप करने की कोशिश करूँ, इसलिए मैं बार बार गिर रहा हूँ इसको। ये आई हैव टू फॉलो ए सिस्टमेटिक अप्रोच। नेक्स्ट एंट्री नोट कीजिए। Yes, identify the accounts affected here. बताइए किस किस पर्सन का अकाउंट यहाँ पर अफेक्टेड हुआ है, क्या चीज आपकी अफेक्टेड हुई यहाँ पर? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। शर्मा होता है, शर्मा नहीं होता कैसे? अकाउंट अफेक्टेड पहले हम इसको आइडेंटिफाई करें, क्योंकि यही जो एस्पेक्ट है दैट इज क्रिएटिंग डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि आप अपनी पुरानी अप्रोच से काम कर रहे हैं। यू आर नॉट फॉलोइंग दिस न्यू टेक्निक विच इज एक्सेप्टेबल टेक्निक, और उसका अगर आप फॉलो करेंगे तो मिस्टेक आपकी नहीं होगी। एक आपका एडवर्टाइजमेंट अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, कैश।
क्या शर्मा कंपनी का अकाउंट अफेक्टेड नहीं हो रहा? नहीं सर, कैश में पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट। ठीक बात है, आप कह रहे हैं मुझे कोई बेनिफिट मिला ही नहीं शर्मा कंपनी से, तो मुझे उसके अकाउंट को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो बताइए एडवर्टाइजमेंट मेरा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट. नाउ यू आर गेटिंग इट रिकॉग्नाइज्ड. कैश कौन सा अकाउंट है? तो बताइए यहां पर मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, शर्मा कंपनी का अकाउंट अफेक्टेड नहीं होगा, लेकिन क्या ये है कि मैं इसको कर ही नहीं सकता? कर सकते हैं, क्या करूंगा फिर? ड्यू की एंट्री पास करके फिर अगर मैं ड्यू की एंट्री पास करता हूँ, देखिए मान लीजिए आई पेड जस्ट आफ्टर 4 डे, ठीक है ना? तो उसमें क्या करूँगा? मान लीजिए मैं 4 दिन बाद पेमेंट करता हूँ उसके, पेमेंट तो मैंने कैश ही की है. अगर मैं 4 दिन बाद पेमेंट करता हूँ या मैं आपको 1 दिन बाद पैसे देता हूँ, वो जाने वाला मेरा फ्रेंड जाने वाला है, मैं कहा ठीक है भाई कोई बात नहीं, आपको 2 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा. मैंने 2 दिन बाद पेमेंट कर दी. तो जब मैंने 2 दिन बाद पेमेंट की तो 2 दिन के लिए तो उसने मुझे बेनिफिट दिया मुझे. मान लीजिए आप सिचुएशन ये है, आप बताइए क्या करेंगे? एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू शर्मा। नो, फिर भी आप मिस्टेक कर रहे हैं. मैं आपसे जनरल एंट्री नहीं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि व्हाट कुड हैव बीन द अकाउंट अफेक्टेड हेयर और नॉट. हो जाएगा, ठीक है. आपने अगर 2 दिन बाद भी पेमेंट किया है, आपने 1 दिन बाद भी पेमेंट किया है, तो आपका शर्मा कंपनी का अकाउंट अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है. अब आप चेक कीजिए कि नॉमिनल अकाउंट है, मैंने कहा मेरा एडवर्टाइजमेंट अकाउंट नॉर्मल अकाउंट है. क्या शर्मा कंपनी ने मुझे कोई बेनिफिट दिया है? यस सर। तो कोई पर्सन अगर मुझे बेनिफिट देता है तो मेरा वो कौन सा अकाउंट होता है? पर्सनल अकाउंट में रूल है ना ये. पर्सनल अकाउंट में मेरे पास आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया क्या चीज़ है कि मैं किसको बेनिफिट दे रहा हूँ और मुझे कौन बेनिफिट दे रहा है. सिंपल सी एक ही चीज़ है. यहाँ आपको अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है, वेदर दिस इज माई पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट के आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिए कि वो सिर्फ 7 पर्सन ही हैं जो पर्सन की कैटेगरी में आ सकते हैं, और उनसे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि मैं इनको बेनिफिट दे रहा हूँ या ये मुझे बेनिफिट दे रहे हैं. अब मैंने आपको कहा कि शर्मा कंपनी मुझे एक बेनिफिट दे रही है, तो शर्मा कंपनी के अकाउंट को मुझे अपनी बुक्स में क्या करना चाहिए? क्रेडिट। क्रेडिट करना चाहिए, क्योंकि वो मुझे बेनिफिट दे रहा है. ठीक है? अब नॉमिनल अकाउंट आपने आइडेंटिफाई किया, इसमें आप रूल कौन सा अप्लाई करेंगे? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट। यस, एक्सपेंस, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट मेरा खर्चा है, मेरा क्योंकि मैंने पे किया है. अपने खर्चों को तो मैं पे करूंगा. तो एडवर्टाइजमेंट क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस का रूल मैं अप्लाई करूंगा. अब देखिए जब आपने शर्मा कंपनी को आपने जब पेमेंट की, ठीक है ना, जब आप शर्मा कंपनी को पेमेंट कर रहे हैं तो अब आप उसको बेनिफिट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? तो जब उसका बेनिफिट आप देंगे तो आप उसके अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर दूंगा. और आपने पेमेंट बाय कैश की है, तो कैश कौन सा अकाउंट है आपका? रियल अकाउंट. हमने क्या आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया हमारे पास कि हमने ये देखना है कि क्या चीज़ आ रही है और क्या चीज़ जा रही है, ठीक है. जो चीज़ जा रही है उसमें क्या करूँगा? जब मैं कैश पेमेंट करूँगा तो मेरे पास से कैश जा रहा है, कैश कौन सा रियल अकाउंट है, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल मैं अप्लाई कर दूंगा. ठीक है, होपफुली अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो नाउ यू आर एबल टू कंसेप्चुलाइज द डिफरेंस एंड यू हैव अडॉप्टेड माई अप्रोच दैट व्हाट आई एम सेइंग टू यू इज यू हैव टू अप्लाई प्रोसीड इन दिस पर्टिकुलर मैनर ओनली. आपको सबसे पहले कोई जल्दबाजी नहीं है आपको जनरेटरी बनाने की, ना आपको जल्दबाजी करनी है, क्योंकि जब तक अगर आप ये जल्दबाजी आप करते रहेंगे आपकी जनरेटरी मिस्टेक होती रहेगी, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है आपकी जो सारी ट्रांजेक्शन है वो एक जैसी हो. ठीक है, यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज, यू हैव टू अप्लाई योर स्किल इनटू डिफरेंट सिचुएशन. और आपके पास किसी भी लाइन का अकाउंट का कोई भी काम आ जाए आप कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से आप काम करते हैं तो. क्योंकि हम क्या करते हैं, हमने गारंटी को क्राइम किया हुआ था,
वो क्रैमिंग आपकी हर सिचुएशन में काम नहीं आएगी, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, यू हैव टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट, ठीक है। नेचर ऑफ अकाउंट आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो रियल है, पर्सनल, नॉमिनल है। यू हैव टू आइडेंटिफाई द अकाउंट्स अफेक्टेड। ये दो प्रोसेस आप पूरा करने के बाद जर्नल एंट्री बनाइएगा तो मिस्टेक होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर रहेंगे। हाँ, अगर आप खुद ही मिस्टेक करे आ रहे हैं, यू आर नॉट एबल टू अकाउंट आइडेंटिफाई द अकाउंट्स अफेक्टेड, तो बताइए मैं जर्नल एंट्री कैसे बना रहा हूँ, और वो बनेगी तो गलती होगी। नेक्स्ट एंट्री नोट कीजिएगा। बताइए, आइडेंटिफाई कीजिए कि इस ट्रांजेक्शन के अंदर आपके कौन कौन से अकाउंट जो हैं वो अफेक्टेड हो रहे हैं। बैंक, डिविडेंड, बैंक अकाउंट आपका अफेक्टेड हो रहा है, ठीक है। डिविडेंड तो सर हमारी इनकम हो गई ना, यस, तो ये तो नॉमिनल में आ जाएगा। नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा क्योंकि आपका इनकम अकाउंट है। तो बैंक रियल, सॉरी पर्सनल, बैंक आपका कभी आप बैंक को मानते हैं कि अपनी आपकी प्रॉपर्टी है। भाई मुझे नहीं पता था मैं इतने अमीर लोगों की क्लास में बैठा हूँ जो बैंक को कहीं मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो बैंक इज ऑलवेज माई पर्सनल अकाउंट, इज ए कंपनी। आप आइडेंटिफाई कीजिए, मैंने आपको जो क्राइटेरिया दिए हैं, क्या वो मेरी कंपनी नहीं है क्या? यस, तो हाउ वन अकाउंट कुड बी पर्सनल और एज वेल एज रियल अकाउंट? दैट इज नॉट पॉसिबल, इधर पर्सनल और इधर रियल अकाउंट। यस, अब बताइए कि डिविडेंड यहाँ पर डायरेक्टली मेरे अकाउंट के अंदर जमा हो गया है, तो डिविडेंड पहले तो हम आइडेंटिफाई करें क्या चीज़ है। डिविडेंड क्या है? मेरी इनकम है, ठीक है। तो इनकम अकाउंट है तो मेरा इनकम क्या होगा? डेबिट होगा, क्रेडिट होगा। तो हमने रूल्स जो नॉमिनल अकाउंट का स्टडी किया वो भी आइडेंटिफाई करता है कि क्रेडिट ऑल गेंस, इनकम्स एंड गेंस, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल पक्की हो गई कि इसके अंदर मेरा जो डिविडेंड है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब बताइए वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट के अंदर पहुंच गया तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ गया। बढ़ गया। बेनिफिट किसको दे रहा हूं मैं? बैंक को दे रहा हूं ना। एक भाई आपका बैंक का बैलेंस देखिए क्या होता है। आप बैंक को बेनिफिट कैसे देते हैं कि बैंक में आपका जो अमाउंट डिपॉजिट होता है उसी से बैंकिंग का सारा बिजनेस चलता है, ठीक है। तो जब आप पैसे आप जमा कराते हैं तो इनडायरेक्टली यू आर गिविंग ए बेनिफिट टू बैंक, तो दैट्स व्हाई यू आर गिविंग ए बेनिफिट टू बैंक एंड दैट्स व्हाई योर अकाउंट हैज टू बी, बैंक अकाउंट हैज टू बी डेबिटेड इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री नोट कीजिएगा। यस, आइडेंटिफाई कीजिए कि इसके अंदर क्या मिस्टेक होगी। पेड रमाकांत ऑन अकाउंट ए पार्ट पेमेंट आप इसमें एक मिस्टेक कमिट करने वाले हैं
मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स विच आर गोइंग टू कमिट। सर हम इसमें फुल अमाउंट से एंट्री पास करेंगे, जो भी करना। जब पेमेंट अपने पार्ट पेमेंट की है, कैश आपका 15,000 रुपये जा रहा है, तो देर इज़ नो डिफिकल्टी। 15,000 ही पार्ट पेमेंट है। ये 15,000 ही पार्ट पेमेंट है आपकी। ये सिस्टम आप एक मिस्टेक करने वाले हैं, मैं आपको इसलिए पहले से आपको बता रहा हूँ। यस, यू आर गोइंग टू कमिट ए मिस्टेक इन दिस जर्नल एंट्री। बताइए क्या चीज़ है वो। सर पेमेंट पहले तो मेरे अकाउंट्स अफेक्टेड देखिए, मैंने कौन कौन से अकाउंट हो रहे हैं। अकाउंट्स अफेक्टेड, रमाकांत का अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, और कैश का अकाउंट कैश की सर पेड किया आपने। मैंने क्या लिखा नहीं है, आपने चेक पेमेंट की है आपने, क्या लिखा हो इसके अंदर कि आपने चेक पेमेंट की है आपने? नहीं, ऑन अकाउंट मीन्स ऑन योर अकाउंट, ए बैलेंस अमाउंट विच वॉज स्टैंडिंग टू योर अकाउंट, फॉर दैट पर्पज ओनली पार्ट पेमेंट हैज बीन मेड। बताइएगा, कैश अकाउंट जा रहा है, कैश अकाउंट के अंदर मिस्टेक होगी। मिस्टेक किसके अंदर होने वाली बताइए? रमाकांत के अंदर आप क्या मिस्टेक करने वाले बताइए? रमाकांत को जब पैसे दे रहे हैं तो आप क्या करेंगे? किसी पर्सन को आप बेनिफिट देते हैं डेबिट कर देंगे। तो डेबिट कर देंगे, इसमें मिस्टेक कहाँ पर है? तो पैसे भी तो दे रहे हैं हम, कैश को क्रेडिट कर देंगे। रमाकांत का डेबिट है। अगर आप रमाकांत को एक पर्सनल अकाउंट मानते हैं, जो कि है वो कैश में एक रियल अकाउंट है, कैश में तो शायद डाउट नहीं होना चाहिए, ये कैश तो जा रहा है आपके पास से, कोई डाउट ही नहीं है इसके अंदर, तो कैश को तो आप क्रेडिट कर देंगे। अब बताइए, रमाकांत को मैं डेबिट करूं कि ना करूं? सब डेटर खड़ा हो जाएगा। यस, यही मैं आपसे कहने वाला था कि वो डेटर स्टेट हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि हमने उसको कैश पेमेंट कर दिया, तो कैश पेमेंट करने से क्यों होने वाला है? तो पे कर दिया ना, अब उसके नाम पे रमाकांत को मैं बेनिफिट दे रहा हूँ, ठीक है ना? रमाकांत को जब मैं बेनिफिट दे रहा हूँ तो किसी पर्सन अकाउंट को अगर मैं बेनिफिट देता हूँ तो उसके अकाउंट को मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर डेबिट कर देता हूँ। मिस्टेक तो कोई नहीं है इसके अंदर। एक मिस्टेक जो आपकी लैंग्वेज पढ़ने में आ रही है कि आपने रमाकांत को पेमेंट की और रमाकांत को अपने डेटर खड़ा कर दिया, ये मिस्टेक है इसके अंदर। अब बताइए इसका क्या सोल्यूशन है? कैपिटल से क्रेडिट कर दो। मैं इसको एक और थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देता हूँ। अगेंस्ट अब आप बताइए, सर्विसेज रेंडर्ड। सर्विस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू रमाकांत। हाँ जी, yes, he has done service for you, he has given a legal service, let's say legal service has been provided by him, you know, against legal service कर लेते हैं, कोई बात नहीं। अब बताइए, अगेंस्ट लीगल सर्विसेज रेंडर्ड। अब बताइए इसमें, अब आप नाउ दिस डिफिकल्टी शैल बी ओवर, क्योंकि यहाँ तक डिफिकल्टी आपकी आ रही थी, एक तो आप पेमेंट भी कर रहे हैं और दूसरा उसको अपनी बुक्स में डेटर भी स्टैंड कर रहे हैं। हमने उससे सर्विस ली ना, हम्म, हाँ, तो सर्विस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट लीगल सर्विस, टू कैश, वो सॉरी रमाकांत। यस, क्या कहते हैं आप लोग? ठीक है ओपिनियन ये? तो वन मोर अकाउंट हैज बीन इंट्रोड्यूस हियर, लीगल सर्विसेज। बताइए क्या चीज है ये? प्रोफेशनल चार्जेस, लीगल सर्विस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट सर। नॉमिनल अकाउंट लिखा मैंने, सॉरी। यस, यहाँ पर आप देखिए, आपका नाउ ए लीगल सर्विसेज अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड हियर, ठीक है ना? आपको क्या हुआ कि आपने लीगल सर्विसेज अगेंस्ट उसको पेमेंट किया आपने। नाउ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द करेक्ट पर्सपेक्टिव ऑफ दिस जर्नल एंट्री। आप बताइए आपने क्या किया है? जब आपने खर्चा कर दिया आपने,
भाई तभी तो आपकी पेमेंट ड्यू है। एक सिचुएशन में और चेंज कर देता हूं, लेट्स से टोटल बिल वाज ऑफ ₹30,000, द अमाउंट ऑफ सर्विसेज फॉर विच रमाकांत हैज रेंडर्ड सर्विस दैट वाज ऑफ ओनली 30,000। अब बताइए मैं क्या करूंगा? क्या मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूं इसके अंदर? 30,000 का अमाउंट उसका ड्यू था एंड आई हैव मेक ए पार्ट पेमेंट ऑफ दैट 15,000 अगेंस्ट दिस टोटल बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ ₹30,000। ठीक है ना? अब बताइए इसके मुझे कैसे, मुझे क्या करना चाहिए? नाउ आई चेंज दिस सिचुएशन। ठीक है ना? आपको क्या करना है, यू हैव टू थिंक अपॉन दिस सिचुएशन एंड टेक योर डिसीजन। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ये सब कंप्यूटर अपने में करता रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट दिस पार्ट, रिकॉर्डिंग पार्ट, यू हैव टू डू योरसेल्फ। यहाँ कंप्यूटर आपकी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है? आप ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड कर देंगे उसको वही समझ आएगा कि जो आपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दिए, उसे एक्यूरेसी से कोई लेन देन नहीं है। बताइए अब इसमें मुझे क्या करना चाहिए? 30,000 का अमाउंट आउटस्टैंडिंग का 15,000। कैसे इसको पिक्चर में कैसे लेके आएंगे? एक नई डिफिकल्टी मैंने आपके लिए क्रिएट कर दी है। सर रमाकांत अकाउंट डेबिट रमाकांत अकाउंट डेबिट 15,000, लीगल सर्विस डेबिट टू रमाकांत। लीगल सर्विस डेबिट टू, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लीगल सर्विस आपका क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है आपके लिए, खर्चा है, खर्चा का अकाउंट मैनेज होगा टू रमाकांत। रमाकांत के अकाउंट को आपने क्रेडिट क्यों किया? नहीं, आप जस्ट आंसर सिंपल वन क्वेश्चन दैट व्हाई आई हैव क्रेडिटेड रमाकांत अकाउंट। सर हमें उसको पे करना था हम, लेकिन हमने मैं क्यों पे करेंगे? आपको लिखा तो है अगेंस्ट लीगल सर्विसेज रेंडर्ड, उसने आपको सर्विसेज दी है, वो हमको सर्विस ही हैज गिवन यू बेनिफिट। पर्सन के साथ जब मैं बात करूँ, रमाकांत कौन है? पर्सन है। पर्सन का अकाउंट पिक्चर में आते ही मुझे सिर्फ ये देखना है कि मैं उसको बेनिफिट दे रहा हूँ या मैं उससे कोई बेनिफिट ले रहा हूँ। आपने क्या किया? यू हैव टेकन ए बेनिफिट, आपने बेनिफिट लिया ना उससे। अब बताइए इसमें अमाउंट क्या भरूंगा इसके अंदर? सर लीगल सर्विस हो जाएंगी फिर 15,000 की। 15,000 की गुड। हाँ, सोच के बताइए। 15,000 की हो जाएगी। 2 कैश और ऐड होगा इसमें, 15,000 कैश और 15,000 रमाकांत। नहीं, ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, कैश तो उसको मैं दे चुका हूँ ना। अब बताइए इसके अंदर मैं दोबारा कैश करूँ क्या? सर वो एंट्री हटा दीजिए ना। नहीं, अगर आपकी ये एंट्री हट गई तो फिर आप उसको डेबिट कैसे करेंगे उसका? ठीक है ना? हाउ यू आर गोइंग टू डेबिट हिज अकाउंट? बताइए। सर पहले बताइए मुझे इसको क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसको 30,000 से डेबिट करना चाहिए? सर फर्स्ट एंट्री होगी लीगल सर्विस अकाउंट डेबिट 30,000 टू रमाकांत 15,000 टू कैश। फिर एक मिनट, लेट मी डू व्हाट यू आर सेइंग। मैं चाहता हूं कि आप ऐसे मिस्टेक करें। ये क्या हो गया? आपने कैश को क्रेडिट कर दिया एक बारी। क्या ये मैंने आपको कहा है कि आपने 30,000 पेमेंट की है? आपने 2 बारी कैश पेमेंट कर दी। मैं तो आपको कह रहा हूं कि ये पार्ट पेमेंट है। करेगा तो नहीं, आपने पार्ट पेमेंट की है, ये कहाँ लिखा कि आपने फुल पेमेंट की है? सर ड्यू है ना। ड्यू तो है, दैट डजंट मीन अगर कोई अमाउंट ड्यू होता है दैट मीन्स की योर पेमेंट। आपने बताया कैश आपके पास से कितना जा रहा है? उसने कैश आपके पास से कितना जा रहा है? 3,000 ही तो बोले। तो आपने 2 बार कैश क्यों कर दिया? मैं उस एंट्री को देखी नहीं थी। नहीं, आप देखिए इसको तसल्ली से देखिए कि उसको डेबिट नहीं करेंगे तो फिर ये अगर उसको हम क्रेडिट कर देते हैं तो फिर डेबिट हम कितने से करेंगे? लीगल सर्विस को आपने डेबिट किया है 30,000 से, रमाकांत को आपने डेबिट किया 15,000 से। दोनों केस में आपको बताइए, आप अगर ये आप एंट्री पास कर रहे हैं तो ये आपकी जो एंट्री गई है वो कैश आपको सिर्फ 15,000 गए। कैपिटल में तो नहीं होगा क्रेडिट। कैपिटल में कहाँ से आ गया भाई? कैपिटल क्यों लिखे आ रहे बीच में? बताइए। देखिए मैंने लीगल सर्विस ली है
आपसे ये मैंने कब कहा कि उसका बैलेंस नहीं हो सकता भाई। 30,000 का उसने बिल रेज किया अगेंस्ट विच यू हैव मेड ए पार्ट पेमेंट, वेयर हैव रिटर्न दैट यू हैव मेड फुल पेमेंट। तो सर सर 15,000 तो बैलेंस रहेगा रहेगा 15,000 ही आएगा ना, लीगल सर्विस भाई। लीगल सर्विस मेरी 30,000 रुपये की थी, खर्चा मेरा 30,000 रुपये का था। मैंने क्या किया कि मैंने 15 पेमेंट कर दी है। 15,000 पेमेंट अगर मैंने कर दी है तो बाकी कितना बचेगा? 15 बचेगा ना। तो 30 रमाकांत का अकाउंट देखिए कितना क्रेडिट हो रहा है, आपने गलत कर दिया था। मैं यही तो आपको कह रहा था कि ये आपने क्रेडिट कर दिया था 30,000 से। आप बताइए कि एंट्री ठीक है कि नहीं है भाई? रमाकांत आपका क्रेडिट हो रहा है 30,000 से और डेबिट हो रहा है आपका 15,000 से, तो 15,000 उसका बैलेंस बचेगा कि नहीं बचेगा? कौन सा बैलेंस बचेगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बचेगा भाई। क्रेडिट आपका एक्सेस में है तो क्रेडिट पेमेंट आपकी जो है डेबिट 15,000 हो रही है, पेमेंट आपकी जो क्रेडिट हो रही है वो आपकी 30,000 हो रही है, तो 15,000 आपका क्रेडिट बैलेंस बचेगा। ठीक है, क्लियर एंट्री कंसेप्ट अब क्लियर हो इसके अंदर? देखिए मैंने जो अपनी जो बुकलेट लेके खड़ा हूँ मैं, जिसके अंदर मैं एंट्री आपको बता रहा हूँ, ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है, ये आपको सिर्फ एग्जांपल्स हैं आपको कंसेप्ट्स को क्लैरिफाई करने के लिए। क्योंकि अगर मेरे यहीं पर कंसेप्ट क्लैरिफाई नहीं है तो आई शैल नॉट बी एबल टू पास दिस जनरल एंट्री प्रॉपर्ली। सारा फोकस आपके जो कंप्यूटर में होता है, इफ यू आर डूइंग एनी एंट्री इन टैली एंड बिजी, सारा फोकस आपको जो होना चाहिए वो जनरल एंट्री पे होना चाहिए। ऑलमोस्ट आई थिंक दिस इज 10th नंबर क्लास हेयर, ठीक है ना। अभी तक देखिए हम क्या करें, स्टिल वी अंडरस्टैंडिंग द जनरल एंट्री। ये होना चाहिए क्योंकि जनरल एंट्री आपके काम का, अकाउंटिंग के वर्क का आपका बेस है। अगर आपको जनरल एंट्री क्लियर हो गई तो आप किसी भी लाइन में कोई भी काम आप कर सकते हैं, देयर इज नो डिफिकल्टी। लेकिन अगर आपको आपकी डिफिकल्टी दूर नहीं हुई तो आप किसी भी लाइन में कोई काम नहीं कर पाएंगे। आपके अगर काम कर भी लेंगे तो आपके अंदर प्रोफेशनसी नहीं आएगी, वो डिफिकल्टी आपकी बनी रहेगी, लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी। मुझे पता है ये दिक्कत आती है, इसलिए मैं आपको इसको रूट से पकड़ रहा हूँ कि जहां पर मिस्टेक आपकी हो सकती है। वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। मैं 15 जब 30,000 मैं क्रेडिट कर रहा हूँ, 15 डेबिट कर रहा हूँ, तो 15 बैलेंस क्रेडिट स्टैंड होगा कि डेबिट स्टैंड होगा? और वैसे मेरा क्रेडिट ज़्यादा है जो मैंने इसको पे करना है, तो क्रेडिट ही बैलेंस स्टैंड करेगा। देखिए दूसरी बात इसको मैंने बताया था कि अगर आप असेस नहीं कर पा रहे अकाउंट को तो यू हैव टू सेकंड टेक्निक। कौन सी सेकंड टेक्निक है कि रमाकांत का अकाउंट क्या चीज़ है? रमाकांत का हमारी बुक्स में अगर हमने लीगल सर्विस ली है तो क्या चीज़ है, कौन सा अकाउंट है? अकाउंट आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा अकाउंट है। कैपिटल नहीं, मैंने आपको जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताए थे कि एक्सपेंस अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, लायबिलिटी अकाउंट है, इनकम अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है। बताइए इनमें से आइडेंटिफाई कीजिए। हाँ जी, यस, लायबिलिटी अकाउंट है। लायबिलिटी क्यों है? क्योंकि मैंने उससे सर्विसेज ली है। आप बताइए लायबिलिटी मेरी रेज हो रही है 30,000 की, पेमेंट हो रही है यहां से आइडेंटिफाई कीजिए क्या लायबिलिटी मेरी खत्म होगी। मैंने आपको कहा था कि जब बढ़ती है तो मैं उसको क्रेडिट कर देता हूं, लायबिलिटी घटती है लेकिन पूरी नहीं घटी अभी लायबिलिटी आपकी रिमेनिंग है 15,000 से, ठीक है ना। तो ये अगर आप कहीं स्टक अप हो जाए, बिफोर गिविंग एनी आंसर जस्ट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग्स। मैंने आपको क्या बताया था कि यस यू हैव टू टेक केयर इनटू अकाउंट योर रूल्स ऑफ अकाउंट्स। लेकिन कहीं आप स्टक अप हो जाए तो आइडेंटिफाई योर ट्रांजेक्शंस इनटू 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट। अगर आपने 5 टाइप्स ऑफ अकाउंट के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया तो आपकी जो मिस्टेक है वो नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी कोई ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं है जो 5 के अलावा कहीं कवर हो जाए। ऐसी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है जो इन 5 अकाउंट के अलावा कोई छठा अकाउंट आपका है ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि इसके अंदर आप इसको जस्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट वेदर माई एक्सपेंस एसेट्स, एक्सपेंस और एसेट मेरे बढ़ते हैं तो डेबिट होता है, घटते हैं तो क्रेडिट होता है। इनकम, लायबिलिटी एंड कैपिटल का नेचर बिल्कुल सेम है, वो बढ़ते हैं तो क्रेडिट, घटते हैं तो डेबिट। मैंने डेबिट किया कि नहीं किया बताइए? रमाकांत को मैंने डेबिट किया कि नहीं किया? तो रमाकांत का अकाउंट मेरा क्या है? लायबिलिटी है। लायबिलिटी मेरी कम हो रही है तो उसको डेबिट करूंगा, ठीक है ना। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। देखिए अगर आप यहाँ कंफ्यूज हो जाए
तो मैंने आपको टाइप ऑफ अकाउंट आपको मैंने बता दिए कि टाइप ऑफ अकाउंट जो है दैट विल रिमेन विद मी एंड देयर इज नो अदर ट्रांजेक्शन विच कैन नॉट बी पुट इनटू इन एनी अदर अकाउंट एक्सेप्ट दिस 5। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री नोट कीजिएगा। Yes, identify the accounts affected here in this transaction. बैंक और कैश। कैश देखिए ये आपकी रूटीन एंट्री है, इसलिए बड़ी जल्दी आपने आइडेंटिफाई कर लिया। आपका बैंक अकाउंट इसके अंदर अफेक्ट हो रहा है, आपका कैश अकाउंट इसके अंदर अफेक्ट हो रहा है। कैश कौन सा अकाउंट है? कैश अकाउंट का नेचर रियल। बैंक अकाउंट, चलो अभी ये पर्सनल हो गया, ठीक है, काफी देर बाद हुआ है लेकिन हो गया। ठीक, अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए। मुझे कैश, क्या कैश को देखा ना, देखिए दो डिफरेंट अकाउंट, वन इज कैश, सेकंड इज पर्सनल। ठीक है ना, रियल अकाउंट है, कैश पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट में मेरा क्या क्राइटेरिया है, मुझे देखना है क्या चीज़ मेरे पास आ रही है और क्या चीज़ मेरे पास से जा रही है। कैश मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है, चेक कीजिएगा। नहीं सर, कैश विड्रॉन है फ्रॉम बैंक भाई, पैसा आपने बैंक से निकाला, आपके पास आ रहा है। जब पैसा मेरे पास आ रहा है तो रियल अकाउंट है, उसको मुझे क्या करना है? कैश को मुझे डेबिट करना है क्योंकि कैश मेरे पास आ रहा है। ठीक है, सेकेंड अकाउंट इज योर बैंक अकाउंट। बैंक आपका क्या हो जाएगा? बैंक हमें बेनिफिट दे रहा है। ठीक है ना, आपको नाउ बैंक इज गिविंग बेनिफिट टू यू, तो बैंक को आप क्या कर देंगे? और जब मैंने आपको बैंक बुक के बारे में आपको बताया था, ठीक है ना, तब मैंने आपको कहा था कि यस आपको कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा क्राइटेरिया नोट करना। बताइए क्या था? ओपनिंग बैलेंस, आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर मेंटेनिंग बैंक बुक। बताइए मैंने क्या बताया था? रिकनसाइल, मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन क्राइटेरिया बताया था कि बैंक में आपने क्या करना है। आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है कि मेरा बैंक का बैलेंस कम हो रहा है, ओनली वन एस्पेक्ट, एंड यू वोंट कमिट एनी मिस्टेक इन योर बैंक अकाउंट। ठीक है ना, बैंक में अगर मैंने पैसा निकाल लिया तो बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है ना, क्योंकि बैंक से आपने पैसा निकाल लिया। जब बैंक से पैसा निकाल लिए तो मैंने आपको ये बताया ना कि डेबिट बढ़ता है। देखिए जो इंफॉर्मेशन या नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, क्या वो आपस में कहीं कंट्राडिक्शन हो रही है? ठीक है ना, यू वोंट फाइंड एनी कंट्राडिक्शन। आपको जो लेक्चर में मैं बता रहा हूं और किसी आप फर्दर लेक्चर में आपको कंटिन्यू करेंगे, उसका रेफरेंस क्रॉस चेक करेंगे, तो यू वोंट फाइंड एनी सॉर्ट ऑफ कंट्राडिक्शन। ठीक है ना, देखिए बिल्कुल कहीं भी अगर हम स्टकअप हुए थे तो मैंने आपको बहुत सारे क्राइटेरिया बता दिए। ठीक है ना, आप देखिए स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था कि मेरा बैंक का बैलेंस कम होता है तो मुझे उसको क्रेडिट करना है। क्या ये मान लीजिए मेरा ये एक ओडी अकाउंट है, आपका जो बैंक है वो एक ओडी अकाउंट है, ये आपका कैश तब भी ये एंट्री होगी? नहीं नहीं, रिवर्स एंट्री होगी। क्या करेंगे?
ठीक है, आपने ये कहा कि कैश विड्रॉ करेंगे तो एक ही तो एंट्री होगी, वही एंट्री होगी, चेंज कर यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब ऐसे बैंक से क्या फर्क पड़ने वाला है सर नहीं बस सॉरी सीसी केस भाई। इवन अगर वो कैश क्रेडिट अकाउंट भी है तो इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है भाई। मुझे तो सिर्फ ये देखना कि मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। क्या ओडी लिमिट अगर जिस बैंक के अंदर मेरे पास अरेंजमेंट है वहां मैं पैसे निकालता हूँ तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ता है? नहीं बढ़ता ना। आई हैव गिवन यू प्रोपोजिशन टू कंफ्यूज योर सेल्फ, और आप कंफ्यूज हो गए हमसे। हाँ नहीं ऐसा कोई बात नहीं भाई, यही मैं कह रहा हूँ कि यस देखिए आपको सोचना है, थॉरली सोचना है। देखिए कोई आपके जलन के रूल, कोई कंट्राडिक्शन आपको नहीं मिलेगी देखने को, बट प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि मुझे इसको अप्लाई करना आना चाहिए थॉरली, ठीक ना। और देखिए जो अकाउंट्स की जो लैंग्वेज होती है वो आप तभी पढ़ पाएंगे व्हेन यू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर मैनर, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू रीड द लैंग्वेज ऑफ अकाउंट्स। ठीक, नेक्स्ट एंट्री नोट कीजिए। Yes, I'm exercising your concepts, making polish to your concept through differential entry. बताइए इस केस में क्या होगा, मेरे अकाउंट कौन कौन से अफेक्टेड होंगे? बैंक कौन सा बैंक? लोन के लिए लेकिन मुझे तो चेक मिला है, कैश मिला ही नहीं है। मतलब सर इफेक्ट बैंक बोल रहा हूँ अकाउंट होगा। इफेक्ट ठीक है, मैं अकाउंट्स अफेक्टेड की बात करते हैं। लोन अकाउंट, ठीक है, लोन अकाउंट अफेक्टेड होगा क्योंकि पैसा मेरे पास आया है तो मेरे पास एक लाइबिलिटी जो आ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट होगी। ठीक है, बताइए और कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है इसके अंदर? बैंक कौन सा बैंक? जिस बैंक ने मुझे लोन दिया है या जिस बैंक ने, भाई मैं चेक लेके बैठा तो रहूंगा नहीं, ठीक है ना। जब उसने चेक दे दिया मुझे, दोनों ही अकाउंट, जिस बैंक ने लोन दिया है, जिस बैंक से ठीक है, deal करा। लेट्स से ये जो मेरा बैंक लोन में दे रहा है ये दैट इज SBI एंड मेरा जो अकाउंट है वो PNB है, ताकि आइडेंटिफाई कर पाए, ठीक है। तो आपका एक PNB का अकाउंट अफेक्टेड होगा आप कह रहे हैं, और एक आपका अफेक्टेड होगा बताइए। अब बताइए इसके अंदर कौन कौन सा अकाउंट, आपकी दोबारा से फिर से चेक कीजिएगा कि कौन कौन से अकाउंट इसके अंदर अफेक्टेड हो रहे हैं। चेक कीजिए मेरे कौन सा अकाउंट मुझे SBI ने बैंक दिया है और PNB मैंने अपने चेक जो है वो जमा करा दिया। आप किसी ट्रांजेक्शन के अंदर आपके 3 अकाउंट अगर अफेक्टेड हो जाएंगे तो जनरेटरी आपकी 2 अकाउंट से ही बन जाएगी। Yes, sir. तो कैसे करेंगे, कैसे जनरेटरी बनाएंगे इसकी? सर लोन कौन से PNB से मिल रहा है? मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया कि बोरोड फ्रॉम बैंक दैट इज SBI। हाँ, सर, SBI ने मुझे लोन दिया है, SBI होगा। SBI ने मुझे लोन दिया है
और उसने जो चेक दिया मैंने अपने पीएनबी के अकाउंट के अंदर जमा करा दिया। हाँ तो लोन अकाउंट हटा देंगे, एसबीआई और SBI PNB हो जाएगा। अच्छा एसबीआई लोन अकाउंट, हाँ एसबीआई लोन अकाउंट। ठीक है एसबीआई लोन अकाउंट लिख दो। आप ये कह रहे हैं कि लोन अकाउंट अलग से नहीं बनेगा, ठीक है। नाउ द डिफिकल्टी इज ओवर। नहीं आप एग्री नहीं करें इस बात से? सर वो भी लग रहा है कि बोरोड मतलब लोन बोरोड भी बने हैं सर। तो फिर वो कहाँ से, आप बताइए लोन अकाउंट बना दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। सॉल्यूशन तो नहीं है। ये सब निकालिए सॉल्यूशन इसका। ये बात आप कौन कौन लोग डिसएग्रीमेंट कर रहे हैं इस बात से? ये आपका लोन अकाउंट एसबीआई लोन अकाउंट है, ये खाली लोन अकाउंट है, ये पीएनबी का अकाउंट है? क्या ये अकाउंट सही बने हुए हैं या मिस्टेक है इसके अंदर कुछ? सर ये SBI तो है खाली लोन का। लोन अकाउंट तो एसबीआई का है भाई, एसबीआई का लोन अकाउंट तो है। नहीं मैं सर उसी चीज को बोल रहा हूँ। तो बोरोड फॉर्म लिखा था बैंक, एसबीआई बैंक से आपने लोन बोरो किया है। वही बोल रहा हूँ बाकी ये नहीं आपका लोन अकाउंट बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे बताइए। ये तो नहीं बनेगा, नहीं बनना चाहिए। उससे उस बैंक से लिया उस बैंक में पंजाब में उसमें डाल दिया। अब बताइए क्या होनी चाहिए एंट्री? उलझन थोड़ी और बढ़ गई। हम ले रहे हैं बेनिफिट, पर्सनल अकाउंट है क्योंकि हम्म हम बेनिफिट ले रहे हैं तो इसको क्रेडिट कर देंगे पीएनबी अकाउंट डेबिट, हम्म क्योंकि हम उसे बेनिफिट दे रहे हैं उसमें। हाँ उसमें चेक जमा करा रहे हैं, ठीक है ऑब्वियस है। पीएनबी अकाउंट डेबिट टू एसबीआई लोन। ये दोनों ही आपके पर्सनल अकाउंट है? यस कोई इनमें से मेरा प्रॉपर्टी अकाउंट नहीं है, कंफर्म, ये बिल्कुल आप कंफर्म हो गए। और इस बात को लेकर कोई डिसएग्रीमेंट भी नहीं है अब, ठीक है ना? कोई डिस्प्यूट भी नहीं है, कोई डिसएग्रीमेंट भी नहीं है। यस आप बताइए इस पर्सनल अकाउंट का आप जब रूल अप्लाई करते हैं तो क्या क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं? बेनिफिट कौन दे रहे हैं? यस बेनिफिट कौन दे रहा है? बेनिफिट आपको कौन दे रहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्यों बेनिफिट दे रहा है? क्योंकि आपको एक लोन दे रहा है। वो लोन देने से क्या हो रहा है? तो मेरा जो बिजनेस है, मेरा काम उससे चल रहा है, तो एसबीआई इज गिविंग बेनिफिट टू मी। तो अगर कोई पर्सन मुझे बेनिफिट दे रहा है तो उसमें उसके लोन अकाउंट, उसके अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा। और मैं पीएनबी के अंदर वो चेक जमा करा रहा हूं तो मैं बैंक को बेनिफिट दे रहा हूं, तो पीएनबी के अकाउंट को मैं डेबिट कर दूं विद द अमाउंट ऑफ 30, जो भी इसका चेक का अमाउंट है, ठीक है। तो होपफुली नाउ यू आर गेटिंग ए ग्रिप, ए स्लाइटर ग्रिप ऑन द जनरल एंट्री पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री नोट कीजिएगा। यस बताइएगा कौन कौन सा अकाउंट इसके अंदर अफेक्टेड हो रहे हैं? यस बताइएगा इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट्स आपके जो हैं अफेक्टेड हो रहे हैं? सेल अकाउंट, कैश भी हो रहा है, ठीक है, गुड। कैश कहाँ से कहाँ आपको नजर आ रहा है वैसे इसके अंदर? कैश आपको कहाँ नजर आ रहा है इसके अंदर? कुछ है नहीं तो मैंने इसलिए guess किया। पेड भी तो नहीं लिखा। रिसीव्ड फ्रॉम, एक देखिए कोई को क्लैरिफाई किया हुआ है बिल, बिल आपने रिसीव किया है फॉर 2 मंथ,
फॉर रुपीज 40,000 अगेंस्ट सेल। आपने क्या किया, आपने माल बेचा, माल बेचने से आपके डेटर क्रिएट हो गए, डेटर को आपने कन्वर्ट कर दिया बिल के अंदर। मैंने आपको जब मैंने आपको बिल रिसीवेबल बुक के बारे में बताया था तब भी आपको ये कंसेप्ट आपको कराया था, ठीक है। तो कैश अकाउंट तो यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा, बाय मिस्टेक इन्वॉल्व हो गया, उसको हम हटा रहे हैं। और बताइए और कौन सा अकाउंट इसके अंदर है? सेल अकाउंट। सेल अकाउंट। और बस सोच के बताइए। वन मोर अकाउंट इज अफेक्टेड हेयर। रिसीव फ्रॉम विजय खुराना। बिल सर बिल जो आपको मिला वो कहाँ गया? 2 months का। बिल क्या होता है? बिल रिसीवेबल क्या होता है आपका? जब मैंने आपको बताया था कि डेटर से आपको एक रिटर्न कंफर्मेशन मिल जाती है दैट आई शैल पे दिस अमाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बिल ऑन सच एंड सच डेट, ठीक है ना। तो ये आपका क्या होगा, एक बिल रिसीवेबल आपके पास आ जाएगा। यस बताइएगा। विजय खुराना कौन है? इज ए पर्सन, तो पर्सनल अकाउंट हो गया, ठीक है। सेल आपने कहा रियल अकाउंट है, बिल रिसीवेबल आपका रियल अकाउंट कैसे है ये बताइए। ठीक है रियल अकाउंट है, कैसे है? अकाउंट हो गया ना, क्योंकि ये हमारी एसेट है एक तरह से। ये आपका एक राइट आ गया दैट यू कैन रिकवर फ्रॉम योर अमाउंट एज ए लीगल मेजर। उसका आपके पास एक लीगल रेमेडी आ गई कि आप उसका अमाउंट आप रिसीव करते हो थ्रू कोर्ट ऑफ लॉ। यस, अब बताइए इसके अंदर क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश अकाउंट आपको यहाँ इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है ना, वो तो बाय मिस्टेक इन्वॉल्व हो गया था, उसको हमने हटा दिया यहाँ से। अब बताइए इसमें मुझे अकाउंट्स मैंने अफेक्टेड देख लिए, कौन कौन सा अकाउंट किस किस नेचर का है वो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। ना आई एम सपोज टू प्रिपेयर दी जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री बताइए क्या बनेगी इस केस में? तो सेल की कर देंगे। सेल अकाउंट डेबिट होगा, बिल्कुल ठीक बात है, डेबिट होगा ना। सेल अकाउंट डेबिट कर देंगे। कभी कभार हो जाता है, कोई बात नहीं, आगे पीछे कई बार। भाई जैसे आप सेल करेंगे तो आपने सेल किसको की है? एक पर्सन को की है। पर्सन कौन है? आपने बेनिफिट किसको दिया? जब आपने बिल लिया होगा, बिल आपके पास आया है फॉर 2 month, यानी कि दैट मीन्स यू आर गिवन ए क्रेडिट ऑफ रुपीज 45,000 फॉर 2 month। आपने उसको क्रेडिट दे दिया, तो आपने क्या दिया? आपने पर्सनल अकाउंट में आते ही मुझे क्या क्राइटेरिया अप्लाई करना होता है? ये सोचना होता है कि मैं इस पर्सन को बेनिफिट दे रहा हूँ या ये पर्सन मुझे बेनिफिट दे रहा है। सिर्फ एक ही चीज़, और कोई दूसरी बात है ही नहीं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है बताइए? अगर इस पर्सन को आप बेनिफिट दे रहे हैं तो उसके अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे। आपने क्या करेंगे? विजय खुराना अकाउंट डेबिट, यस बताइए सेकंड अकाउंट यहाँ कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है उसके अंदर? क्या बिल रिसीवेबल आ गया? अभी तो आपने माल बेचा उसको, ठीक है ना। पहले आपको डेटर में कन्वर्ट होगा क्योंकि आप उसको बेनिफिट आप दे रहे हैं, ठीक है। अब बताइए आपका जो सेल अकाउंट है, रियल अकाउंट है आपका, जो क्या वो अफेक्टेड हो रहा है? आपने कहा हाँ अफेक्टेड हो रहा है, ये आपने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन इसमें हम रूल कौन सा लगाएंगे? सेल अकाउंट क्या चीज़ है? कोई चीज़ मेरे पास आ रही है, रियल अकाउंट है, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ सोचनी है, क्या चीज़ मेरे पास आ रही है और क्या चीज़ मेरे पास से जा रही है। बस ओनली वन क्राइटेरिया, सिंगल क्राइटेरिया, नथिंग एल्स। सर सेल कर रहे हैं, हम उसको सामान दे रहे हैं, जब सामान दे रहे हैं तो हम उसको बेनिफिट दे रहे हैं ना, तो सेल भी तो डेबिट होनी चाहिए। लेकिन सेल आपकी क्या चीज़ है? पहले हम उसको सेल को आइडेंटिफाई कीजिए। जब हम उसमें बात कहते हैं कि वो रियल अकाउंट है कि नहीं है, रियल तो रियल अकाउंट में हमने क्या क्राइटेरिया अप्लाई करना है? भाई रियल अकाउंट में हमारा क्राइटेरिया क्या है? सिर्फ एक चीज़ कि हमने देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी मेरे पास आ रही है, ये जो
कि जा रही है, बस वो दूसरी बात हमने सोचनी ही नहीं है, ठीक है ना। यू हैव टू अप्लाई ओनली वन सिंगल क्राइटेरिया, वेदर दिस प्रॉपर्टी इज कमिंग टू मी और गोइंग आउट ऑफ माई रेंज, मेरे पास से जा रही है वो। तो सेल में क्या करूँ, तो किस चीज़ की करूँगा बताइए, गुड्स की करूँगा। तो उन सामान को जो मैं बेच रहा हूँ, क्या बेचने के बाद मेरा राइट है उसके ऊपर रहेगा? तो मेरे पास से जा रही है, तो जा रही है तो क्या करूँगा उसको मैं से टू सेल करूँगा, क्रेडिट कर दूँगा। ठीक है। अब देखिए एंट्री यहाँ पर फिर आ गई, ठीक है, यहाँ पर ट्रांजेक्शन निकल ली। नाउ दिस कम टू ट्रांजेक्शन दिस रिसीव फ्रॉम विजय खुराना बिल ऑफ रुपीज 45,000 फॉर 2 मंथ। अब देखिए पिक्चर में क्या चीज़ आ गई, आपका एक बिल आ गया। बिल क्या चीज़ है, एक राइट आपके पास, एक लीगल रेमेडी, एक लीगल राइट आपके पास। तो वो आपके पास आ रहा है, आपने आइडेंटिफाई किया कि मेरा वो रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट जो चीज़ मेरे पास आती है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। तो बिल रिसीवेबल, अकाउंट डेबिटेड। ये बिल मुझे कौन दे रहा है, विजय खुराना। तो क्या कर रहा है, एक रिटर्न कंफर्मेशन दे रहा है, ही इज गिविंग ए बेनिफिट टू मी। तो मैं विजय खुराना के अकाउंट को, जो पर्सन मुझे बेनिफिट देता है, मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसके अकाउंट को मैं क्रेडिट कर देता हूँ। तो यहां पर आपका विजय खुराना के अकाउंट को क्रेडिट कर देगी, ठीक है ना। अब देखिए आपके पास क्या हुआ कि आपने विजय खुराना को डेबिट किया था, विजय खुराना को आपने क्रेडिट कर दिया। नाउ व्हाट इज द ट्रांजेक्शन, दैट बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल। एक ही ट्रांजेक्शन बची ना आपके पास, एक आपके पास राइट आ गया, और दूसरी बात यह है कि आपको उसका अगेंस्ट आपका जो सामान था वो आपको चला गया। तो एंट्री मेरी क्या होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। विजय खुराना का उसका इफेक्ट देखेंगे, अकाउंट देखेंगे, तो उसका अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होके खत्म हो गया। तो दिस वाज द जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बताइए कौन कौन से अकाउंट इससे अफेक्टेड हो रहे हैं। रमेश रमेश कंपनी, परचेज, कैश, कैश की वजह आई कहीं से, क्या कैश की नोट आपको कोई लिखा नजर आ रहा है? एडवर्ट नहीं है। कैश तो लिखा ही नहीं हुआ मैंने कुछ भी, तो कैश अकाउंट यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं होगा, लिखा ही नहीं, मेंशन ही नहीं कर रखा। आपने क्या किया, एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन बाय रमेश चंद अगेंस्ट द परचेज ऑफ रुपीज 45,000, ठीक है ना। आपने रमेश चंद से परचेज किया है और उसके अगेंस्ट में आपने एक बिल्स पेबल आपने इशू कर दिया, बिल पेपर, बिल्स पेबल अकाउंट। इनका नेचर आइडेंटिफाई कीजिए। रमेश पर्सन, रमेश चंद क्यों पर्सनल क्यों है? पर्सन है ना,
यस, रमेश चंद्रन कंपनी पर्सनल अकाउंट है ना, ये आपका रियल अकाउंट है। और बिल्स पेबल आपको किसको बिल्स पे करेंगे? लायबिलिटी से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो रियल अकाउंट आपका? मैंने तो आपको ये कहा था कि मुझे क्या देखना है रियल अकाउंट के अंदर, कि क्या वो चीज़ मेरी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के उसके जो राइट्स है, ये राइट्स तो है नहीं, ये तो अमाउंट मुझे पे करना है, लेकिन किसको पे करना है? रमेश चंद को पे करना है ना। तो बिल पेबल टू होम? इट इज पेबल टू रमेश चंद। रमेश चंद कौन है? पर्सन है। पर्सन है, तो अभी पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, अब देखिए आपने क्या किया होगा कि आपने परचेज किया होगा, पहले माल आपने परचेज किया। जब परचेज किया तो परचेज कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट है। ठीक है, परचेज को जब मैं करता हूं तो रियल, तो मैं कौन सा रूल अप्लाई करता हूं? सामान मेरे पास आ रहा है कि जा रहा है? रियल अकाउंट में हमने सिर्फ एक ही क्राइटेरिया, क्या चीज़ मेरे पास आ रही है और क्या चीज़ मेरे पास से जा रही है। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होगा? परचेज अकाउंट मेरा डेबिट हो जाएगा क्योंकि सामान मेरे पास आ रहा है। कौन दे रहा है मुझे बेनिफिट? रमेश चंद, ही इज गिविंग बेनिफिट टू मी, so that's why this his account has to be credited in my books of accounts. ठीक, अब आपने क्या किया कि आपने अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि दैट यू शैल गिव बेनिफिट टू हिम इन रिटर्न इन राइटिंग फॉर्म। तो आप रमेश चंद के अकाउंट को डेबिट कर देंगे क्योंकि उसको आप बेनिफिट दे रहे हैं। टू बिल्स पेबल। ठीक है, देखिए यहां पर आप एक डिफिकल्टी में आ रहे हैं कि आपको ये नहीं पता कि इसका नेचर क्या है, लेकिन आपको ये तो पता है कि मेरी लायबिलिटी है। ठीक है ना, मैं बता कहीं भी आप स्टकअप हो जाए तो दिस इज अ सिचुएशन वेयर यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट, लेकिन लायबिलिटी आपकी बुक्स में बढ़ रही है। बिल्स पेबल इज व्हाट? बिल्स पेबल इज अ लायबिलिटी फॉर यू। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो उसमें क्या कर देता हूं? डेबिट कर देता हूं, क्रेडिट कर देता हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, कई बार होते इतना बढ़ते हैं तो कंफ्यूजन तो हो जाएगी, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। मैंने आपको जो बताया था दैट्स वेरी मच सिंपल क्राइटेरिया कि आपके एक्सपेंस प्लस एसेट्स बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट। ये भी आपको मैंने इसलिए आपको टाइप ऑफ अकाउंट बिफोर जनरेटिव आपको मैंने करा दिए थे कि आप आइडेंटिफाई कर पाए यस व्हाट आर द ट्रांजेक्शन विच कैन बी क्लासिफाइड ओनली इन दिस 5 अकाउंट्स ओनली। इसके अलावा कोई ट्रांजेक्शन ऐसी है ही नहीं जो इन 5 अकाउंट्स के अंदर कवर ना होती हो, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन है ही नहीं। यहां पर आपका क्या था? लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। बढ़ते हैं तो क्रेडिट, घटते डेबिट। अब बताइए मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कि क्या मेरी लायबिलिटी है, क्या मेरी इनकम है, या मेरी कैपिटल है। बताइए इन तीनों में से क्या चीज़ चाहिए? जब मैंने पेमेंट एक्सेप्ट कर ली कि मैं आपको राइटिंग में दूंगा, मैं आपको इस चीज़ की आपको पेमेंट करूंगा, तो व्हाट इज दिस? इट्स अ लायबिलिटी। क्या मेरी इनकम है? क्या ये इनकम तो किसी एंगल से भी नहीं है। क्या मेरी पूंजी है? नो। दिस वेरी मच सिंपल क्राइटेरिया विच हैज बीन गिवन टू यू। अगर बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है तो मुझे उसको क्या करना है? क्रेडिट करना है। ठीक है, तो दिस इज अ डिफरेंट अप्रोच वेयर यू आर स्टक अप दैट यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट्स, देन यू हैव टू यूज दिस क्राइटेरिया। ठीक है, रेस्ट ऑफ द जर्नल एंट्री वी शैल टेक इन नेक्स्ट क्लास।
आज मैं आपको टैली के अंदर कॉस्ट सेंटर्स कैसे क्रिएट करते हैं वो बताने जा रही हूँ। कॉस्ट सेंटर्स का यूज़ क्या होता है? नॉर्मली जब भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, इससे पहले मैंने आपको वाउचर एंट्री करना भी बताया था। वाउचर एंट्री के अंदर आप क्या करते थे, जो भी आप काम करते थे अकाउंट्स इन्फो के अंदर जाकर रिकॉर्ड करते थे, लेजर बनाते थे और उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में इसकी एंट्री करते थे। नॉर्मली जो भी हम एंट्री करते हैं, कोई भी एक्सपेंस किया, कोई भी एंट्री की, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम कहाँ लिख देते थे? नरेशन के अंदर। अकाउंटिंग में हम मोटे तौर पर जितनी भी रिकॉर्डिंग है वो सारी अकाउंटिंग वाउचर के अंदर करते थे मोटे तौर पर। लेकिन अगर हमें अपने एक्सपेंसेस को या कोई भी फीचर को या कोई भी इसके अंदर आप एंट्री कर रहे हो उसे डिटेल में रिकॉर्ड करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर बेसिकली यूज़ होता है आपके एक्सपेंसेस को या इनकम को एलोकेट करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए या उसको ट्रैक करने के लिए, डिटेल में उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फॉर एग्जांपल आपने सैलरी पे की है, अब आपने यहाँ पर एंट्री पास कर दी, जर्नल एंट्री सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नीचे आप नरेशन में लिख देते हो सैलरी पे की आपने, जितनी भी सैलरी थी वो आपने मेंशन कर दी। लेकिन अगर आपको मेंशन करना है कि सैलरी मैंने 3 जनों को, मेरी कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ है, मैंने 10 एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे की है, तो आप तो यहाँ पर टोटल एंट्री मोटे तौर पर एंट्री रिकॉर्ड कर दोगे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने मान लो 1 लाख रुपए सैलरी 10 एम्प्लॉयज़ को दे दी या 5 एम्प्लॉयज़ को दे दी, वो आपने टोटल अमाउंट लिख दिया। और नीचे नरेशन में आप लिख सकते हो कि बीइंग सैलरी पेड टू दिस पर्सन दिस पर्सन दिस पर्सन। लेकिन अगर इन फ्यूचर में चेक करना चाहूँ भाई किस पर्सन को मैंने कितनी सैलरी दी है, तो कहाँ से चेक करोगे? वो तो चेक नहीं हो पाएगी। आप जाके नरेशन में जाकर चेक करोगे, बार बार आपकी मान लो 50 एंट्री हैं, 100 एंट्री हैं, उनमें जाके आप ढूंढो पहले तो सैलरी की एंट्री कहाँ है, उसके बाद नरेशन में जाके पढ़ोगे कि मैंने किस पर्सन को कितनी सैलरी दी। बट यही काम हम कॉस्ट सेंटर के थ्रू कर सकते हैं, अपने एक्सपेंसेस को, इनकम को एलोकेट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं या उसकी इन्फॉर्मेशन डिटेल में दे सकते हैं, जिसके लिए हम कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर यूज़ कैसे करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सारे के सारे फीचर्स यहाँ पर नहीं होते। मेन जो मेन बेसिक कंपोनेंट है वो यहाँ पर आपको दिए हैं। इसके अलावा जितने भी ऑप्शन आपको एक्टिवेट करने हैं वो आपको कंपनी फीचर्स के अंदर जाके करने होते हैं। जैसे हमें सबसे पहले क्या करना है, F11 कंपनी फीचर में जाने के लिए, उसके अंदर अभी जो आपको फीचर यस करना है वो है अकाउंटिंग फीचर। अकाउंटिंग फीचर पे एंटर करना है। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है कॉस्ट और प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में मेंटेन कॉस्ट सेंटर का। आपको क्या करना है, मेंटेन कॉस्ट सेंटर को यस करना है। दूसरा हमारे पास एक और ऑप्शन होता है मेंटेन मोर देन 1 पेरोल और कॉस्ट कैटेगरी। इन दोनों ऑप्शंस को आप क्या करोगे, यस करेंगे। और डायरेक्ट एक्सेप्ट करवाने के लिए कंट्रोल ए। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया कि मुझे एक्सपेंसेस को एलोकेट करना है, ट्रैक करना है। एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ पे क्या किया, सैलरी पे की। अब मैंने सैलरी पे किया तो यहाँ मैंने 3 पर्सन को पे किया, तो आप इसको क्या कर सकते हो, कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग अलग अलग रिकॉर्ड कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस को। फॉर एग्जांपल आपने स्टेशनरी परचेज किया, आपने स्टेशनरी पे एक्सपेंस किया है, नोटबुक खरीदे हैं, मार्कर खरीदे हैं, पेन खरीदे हैं, तो आप क्या चाहते हो, इसको भी अलग अलग रिकॉर्ड करना कि स्टेशनरी के अंदर मैंने किस चीज़ पर कितना एक्सपेंस किया है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम इसे ब्रांच वाइज भी बाइफिकेट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, डिपार्टमेंट वाइज भी और एम्प्लॉय वाइज भी। जैसे मान लो यहाँ पर मैं टेली के अंदर रिकॉर्ड कर रही हूँ अपना डेटा, मेरी 2 कंपनीज हैं, 2 ब्रांचेज हैं या 3 ब्रांचेज हैं अलग अलग जगह। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर अपनी सारी ब्रांचेस का डेटा रिकॉर्ड करना है। जैसे मैंने एक ब्रांच में कुछ सामान खरीदा, फर्नीचर खरीदा है, दूसरी ब्रांच में मैंने कुछ और खरीदा, एक में मैंने फर्नीचर खरीदा, एक में मैंने प्लांट एंड मशीनरी, कोई मशीनरी खरीदी है। अब मुझे क्या करना है, एक ही जगह पर दोनों को रिकॉर्ड करना है, लेकिन ब्रांचेज अलग अलग हैं, तो वो काम भी आप कॉस्ट सेंटर के थ्रू कर सकते हो। एक ही जगह पर आप अलग अलग ब्रांचेस की एंट्री भी कर सकते हो। वो कैसे करेंगे, हमने ऑप्शन एक्टिवेट कर दिया। जैसे कि हमने फीचर्स जो एक्टिवेट किए थे वो अकाउंटिंग फीचर किए थे, तो उसके जो ऑप्शंस आपको दिखेंगे वो भी अकाउंट्स इन्फो में दिखेंगे। अगर इन्वेंट्री से रिलेटेड कुछ ऑन करोगे तो वो इन्वेंट्री में दिखेगा, अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ ऑन करोगे तो अकाउंट्स इन्फो में दिखेगा। अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं।
अकाउंट्स इन्फो में यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर की। सबसे पहले हमें कॉस्ट कैटेगरी बनानी है, उसको कैटेगराइज करना है, फिर उसके क्या करने हैं, सेंटर बनाने हैं। अब कैसे, यहाँ पर मैंने एक एंट्री दी है, आपने क्या किया है, सैलरी पे की है कैश के थ्रू कितनी, 1 लाख रुपीज, और आपने 3 एम्प्लॉयज को सैलरी पे की है, मिस्टर राजीव को, मिस्टर महेश को और मिस्टर कुणाल को। मिस्टर राजीव को आपने 70,000 पे किया है, मिस्टर महेश को आपने 20,000 पे किया और मिस्टर कुणाल को 10,000। अब मैं सैलरी के साथ साथ इन तीनों को भी बाइफिकेट करना चाहती हूँ, तीनों को भी अलग अलग इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि किस पर्सन को हमने कितनी सैलरी पे की है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, एंट्री तो आपने देख ली, लेकिन कॉस्ट कैटेगरी और सेंटर के अंदर क्या बनाना है। जैसे यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, सैलरी पे की है आपने किसको, एम्प्लॉयज को, ये सारे क्या है, एम्प्लॉयज। कैटेगरी मतलब इनका सेम नेचर क्या है, एम्प्लॉयज, और ये क्या है आपके मिस्टर राजीव, मिस्टर महेश और मिस्टर कुणाल आपके कॉस्ट सेंटर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कैटेगरी बनाएंगे, सिंगल में भी बना सकते हैं आप, मल्टीपल में भी बना सकते हैं। सिंगल में एक एक करके क्रिएट करेंगे, मल्टीपल में एक साथ क्रिएट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर सिंगल में क्रिएट करते हैं, पहले मैंने यहाँ पर कैटेगरी बना दी, जितने भी पर्सन को मैं सैलरी दे रही हूँ वो सारे मेरे क्या है, एम्प्लॉय, तो मैंने इनकी एक कैटेगरी बना दी, एम्प्लॉय। उसके बाद नेक्स्ट आता है एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स। एलोकेट रेवेन्यू आइटम्स को आप यस रखेंगे, एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स को नो रखेंगे। आप चाहे तो यस भी कर सकते हो। अब रेवेन्यू आइटम और नॉन रेवेन्यू आइटम्स क्या होती है, रेवेन्यू आइटम्स वो होती हैं, या रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस भी हम बोलते हैं, जो आपके एक साल के अंदर अंदर कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे कि आपकी सैलरी है, रेंट है। नॉन रेवेन्यू आइटम्स जो आप एक बार ही कर देते हो, लेकिन उसको कंज्यूम आप ईयर बाय ईयर करते रहते हो, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर को एक्वायर करने में जितने भी आपके एक्सपेंसेस के एक बार ही कर दिए, लेकिन आपको आप उसे यूज तो हर साल कर रहे हो, तो वो होते हैं आपके नॉन रेवेन्यू एक्सपेंसेस। आपको उन्हें भी रिकॉर्ड करना है तो आप इन्हें यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। मैं दोनों ऑप्शन करके दिखाऊंगी, पहले अभी हम फर्स्ट वाले ऑप्शन को ही यस करके चलेंगे। इसके बाद मैं एक और हेड बना देती हूँ, ब्रांच वाइज भी मुझे एंट्री करनी है तो ब्रांच वाइज भी बना सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके कॉस्ट सेंटर, एंटर किया, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कि आप किसके कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी लिस्ट खुल के आ रही कैटेगरी की, ब्रांच वाइज बना रहे हैं या फिर एम्प्लॉय वाइज। जैसे पहले हम एम्प्लॉय वाइज बनाते हैं एंट्री के अकॉर्डिंग। एम्प्लॉयज जो हमारे थे मिस्टर राजीव, मिस्टर महेश और मिस्टर कुणाल, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं मिस्टर राजीव, मिस्टर महेश और मिस्टर कुणाल। ऐसे ही अगर मुझे ब्रांच वाइज भी एंट्री करनी है तो आपको बैक स्पेस प्रेस करना पड़ेगा, तभी आप ऊपर जा पाओगे। बैक स्पेस, यहाँ पर आपने डाल दिया ब्रांच। मेरी दो अलग अलग जगह ब्रांच है, जैसे मैंने डाल दिया दिल्ली में भी है और मुंबई में भी। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री करते हैं। एंट्री आप कहाँ करोगे, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर। हमने यहाँ पर डेट मेंशन कर दी, जैसे 30/4 को हमने सैलरी पे की। और यहाँ पर सबसे पहले डेबिट में आपका एंट्री क्या होगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो सैलरी का लेजर बनाना पड़ेगा, ऑल्ट सी, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट अंडर आएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाता है कॉस्ट सेंटर्स आर एप्लीकेबल। अब जिस एक्सपेंस को आपको एलोकेट करना है या डिटेल में इंफॉर्मेशन देनी है, उसमें जाकर आप कॉस्ट सेंटर को यस कर दो, अदरवाइज नो कर दो। अभी मुझे सैलरी में डिटेल देनी है कि सैलरी मैंने किस किस एम्प्लॉय को पे किया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर यस कर रही हूँ और इसे एक्सेप्ट करा दूँ। मैंने यहाँ पर सैलरी कितनी पे की है, यहाँ पर मेंशन है 1 लाख रुपीज़ आपने पे किए हैं। तो जैसे ही मैंने 1 लाख पे एंटर किया, अभी तक आप जनरल एंट्री कर रहे थे तो कोई ऐसा ऑप्शन नहीं आता था, सीधा नीचे आप नरेशन में ही लिखते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप डिटेल दोगे उसकी। अब वो आपसे पूछ रहा है कि सैलरी आपने किसको दी। हमने ये सैलरी किस कैटेगरी को दी है, एम्प्लॉय को दी है।
और एम्प्लॉय में भी किसको दी है? एम्प्लॉय में हमने मिस्टर राजीव को कितनी सैलरी दी? जैसे मिस्टर राजीव को हमने कितने दिए हैं? 70,000 पे किए हैं। नेक्स्ट मिस्टर महेश को हमने 20,000 पे किए हैं और मिस्टर कुणाल को हमने 10,000 पे किए। ठीक है, एक्सेप्ट कैसे पे किए हैं? कैश पे। कैश हमारा नेगेटिव आ रहा है क्योंकि हमने उससे पहले उसमें कोई एंट्री नहीं की। हम इसमें कुछ ओपनिंग बैलेंस डाल देते हैं। लेजर के अंदर अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल एंटर। अब यहाँ आप नरेशन लिख दो, बीइंग सैलरी पेड इन कैश। ठीक है, हमने यहाँ पर एंट्री एक्सेप्ट करा। नॉर्मली हम एंट्रीज जाकर चेक करते हैं। रिपोर्ट्स कहाँ चेक करते हैं? डिस्प्ले में जाते हैं। डिस्प्ले में जाकर डे बुक में अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑल्ट F2 किया, 1/4 से 31/3 मैंने डेट मेंशन की। आपकी एंट्री आ गई। यहाँ पर तो आपको दिखा ही रहा है, लेकिन आपकी एक एंट्री थी इसलिए आपको इजी था ढूंढना। लेकिन अगर हज़ारों एंट्रीज है उसमें आप पर्टिकुलर एक सैलरी की एंट्री ढूंढोगे तो ऑब्वियसली आपको टाइम लगेगा। तो इसके लिए अलग से इसकी रिपोर्ट भी जनरेट होती है। आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाओगे। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाकर ऑप्शन आता है आपका कॉस्ट सेंटर। अब कॉस्ट सेंटर के अंदर भी अलग अलग तरह से आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो। कैसे? आप कैटेगरी वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हो, सेंटर वाइज भी देख सकते हो, लेजर वाइज भी और ग्रुप वाइज भी, मतलब अकाउंट वाइज भी देख सकते हो। सबसे पहले कैटेगरी वाइज देखते हैं। कैटेगरी में यहाँ पर हमारा एम्प्लॉय थे। यहाँ पर एम्प्लॉय में दिखा दिया टोटल जो एम्प्लॉय को पे किया गया है कितना, 1 लाख रुपीज़। और नीचे उसको डिटेल में भी दिखा दिया। मिस्टर कुणाल को 10,000 पे किए हैं, महेश को 20,000 और मिस्टर राजीव को 70,000। आप एंटर करोगे तो जिस मंथ में एंट्री हुई है और जो आपकी एंट्री है वो आपको शो करती है। ऐसे ही अगर आपको पर्टिकुलर सेंटर वाइज, जैसे मुझे सिर्फ अभी जो डिटेल देखनी है मिस्टर महेश की देखनी है, भाई मिस्टर महेश को कितनी सैलरी दी गई है, तो आपने एंटर किया, आपने सैलरी पे किया है, मिस्टर महेश को कितनी की है? 30,000। एंट्री में ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं से डायरेक्ट आप एंटर करो। मिस्टर कुणाल को हमने पे की है सैलरी, कितनी पे की है? 10,000। क्लियर? अब दूसरी चीज, ये तो हुआ आपके रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस। दूसरा होता है आपका नॉन रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस। नॉन रेवेन्यू नेचर एक्सपेंसेस जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर मैंने अलग अलग ब्रांच में खरीदा है। दिल्ली ब्रांच में भी कुछ फर्नीचर खरीदा है और मुंबई ब्रांच में भी खरीदा है। अब मुझे दोनों को रिकॉर्ड करना है और बाद में मैं चाहती हूँ मुझे डिटेल भी दिख जाए कि दिल्ली ब्रांच में मैंने कितना फर्नीचर खरीदा और मुंबई ब्रांच में मैंने कितना खरीदा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक ऑप्शन जो हम अभी नो करके चल रहे थे, उससे क्या करना है? यस। तो कॉस्ट कैटेगरी में जाएंगे। कॉस्ट कैटेगरी में जाकर ऑल्टर कर लेते हैं। ब्रांच वाइज डिटेल देनी है तो ब्रांच में मैंने क्या कर दिया? एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स को यस। अब नॉन रेवेन्यू आइटम्स को यस किया। अब अकाउंटिंग वाउचर में जाकर एंट्री पास करते हैं। जैसे मैंने फर्नीचर परचेज किया है, F2 से डेट चेंज कर लेते हैं, 5/8 को फर्नीचर परचेज किया है। ऑल्ट C फर्नीचर का लेजर बना लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट अंडर आएगा फिक्स्ड एसेट्स के। अब देखिए यहाँ पर एक्सपेंसेस के अंदर तो बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन यस रहता है, लेकिन फिक्स्ड एसेट्स नॉन रेवेन्यू आइटम्स के अंदर ये बाय डिफॉल्ट नो रहता है, हमें यस करना पड़ेगा। हमने क्या किया? इसे यस कर दिया, एक्सेप्ट कर। फर्नीचर हमने परचेज किए 1,20,000 का, एंटर। अब कॉस्ट कैटेगरी, यहाँ देखिए मैंने 2 हेड्स बनाए थे, एक ब्रांच बनाया था और एक एम्प्लॉय बनाया था, लेकिन एम्प्लॉय हमें शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा? क्योंकि एम्प्लॉय के अंदर, ब्रांच के अंदर मैंने क्या किया था? कंट्रोल एंटर। ब्रांच में हमने एलोकेट नॉन रेवेन्यू आइटम्स को यस किया था।
और एम्प्लॉय के अंदर हमने नॉन रेवेन्यू आइटम्स को नो ही रखा है, क्योंकि फर्नीचर हमारा नॉन रेवेन्यू आइटम है, इसलिए वो एम्प्लॉय को यहाँ पर नहीं शो कर, क्योंकि हमने एम्प्लॉय में यस नहीं किया। ब्रांच, आपको जो फर्नीचर आपने परचेज किया, कौन सी ब्रांच में कितने का फर्नीचर परचेज किया है एंटर करेंगे। जैसे 75,000 का एक जगह परचेज किया और दूसरा दूसरी ब्रांच में कैश के थ्रू किया या बैंक के थ्रू। बीइंग फर्नीचर पेड इन कैश, एक्सेप्ट करवा दिया। अगेन रिपोर्ट चेक करेंगे हम डिस्प्ले में जाकर। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाकर कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर में यहाँ पर कॉस्ट सेंटर वाइज डिटेल देखनी है, कैटेगरी वाइज या लेजर वाइज या ग्रुप वाइज। कैटेगरी वाइज ब्रांच, ब्रांच वाइज टोटल जो एक्सपेंस हुआ है 1,20,000 का। अब यहाँ पर डिटेल आप देख सकते हो किस ब्रांच में आपने कितना खर्चा किया, ठीक है। लेजर वाइज देखना है तो लेजर वाइज पर्टिकुलर आप देखना चाहते हो भाई सैलरी टोटल कितनी पे किया और किस किस को पे किया। सैलरी में जो टोटल एक्सपेंस हुआ है 1 लाख का और इन 3 पर्सन को पे किया, ठीक। ग्रुप वाइज देखना है कि हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितने हुए हैं, सिर्फ सैलरी की बात नहीं करें, इसके अलावा जितने भी एक्सपेंस है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एक ही पर्सन है, एक ही सैलरी ही पे किया है, एक ही एक्सपेंस किया है, तो उसी की डिटेल्स, ठीक है। ये होता है आपका कॉस्ट सेंटर। आज का टॉपिक यही कंप्लीट होता है। थैंक यू। अभी जो मैंने आपको बताया ये तो हुआ नॉर्मल कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर के अंदर एक और फैसिलिटी भी आपको मिलती है। आप क्या करते हो, पहले से ही डिफाइन कर सकते हो कि किस पर्सन को कितना अमाउंट या कितना परसेंटेज आपको देना। जैसे मैंने अभी यहाँ पर एंट्री की थी कि आपने एम्प्लॉयज़ को क्या पे की है, सैलरी पे की है। अब आपकी कंपनी में क्या होता है, सैलरी तो आप पे करते ही हो, साथ ही साथ जितना भी आपके एम्प्लॉयज़ सेल करेंगे उस पर आप क्या देते हो, कमीशन। कमीशन क्या होती है, एक परसेंटेज बेस पे होती है। जैसे 10%, 20% जितना आप सेल करोगे उसका 10% या 20% या जितना भी परसेंटेज होगी कंपनी वाले फिक्स करते हैं, वो एम्प्लॉयज़ को पे किया जाता है सैलरी के अलावा। कॉस्ट सेंटर के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा फीचर भी दिया होता है, आपके आप पहले से ही डिफाइन कर देते हो कि किस पर्सन को कितना परसेंटेज दिया जाएगा, तो उसमें आपको कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। कॉस्ट सेंटर अपने आप ही आपको कैलकुलेट करके दे देता है किस पर्सन का कितना कैलकुलेशन बैठेगा या कितनी उसकी कमीशन बैठेगी। उसके लिए आपको क्या करना है, अभी आपको 2 ऑप्शन एक्टिवेट करवाए थे, अभी आपको एक और ऑप्शन और एक्टिवेट करना है, वो भी सेम F11 में जाकर F11 में जाना है। F11 में जाकर अकाउंटिंग फीचर्स में जाना है। अकाउंटिंग फीचर्स में पहले आपने मेंटेन कॉस्ट सेंटर यस किया था और मोर देन 1 पेरोल कॉस्ट कैटेगरी यस किया था। उसी के नीचे एक और ऑप्शन होता है यूज प्री डिफाइन। प्री मतलब क्या होता है, पहले से। तो आप पहले से ही डिफाइन कर दोगे कॉस्ट सेंटर्स की एलोकेशन। तो इस ऑप्शन को आप क्या करोगे, यस। यस करते ही सबसे पहले आपसे कॉस्ट सेंटर की क्लास का नाम डिफाइन करने को बोलेगा। यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया कमीशन, हम यहाँ पर जो क्लास बना रहे हैं कमीशन के हिसाब से। अब कमीशन के अंदर यहाँ पर आपको क्या करना है, किस कैटेगरी को आपको कमीशन देनी है, हमें एम्प्लॉयज़ को देनी है। किस एम्प्लॉय को कितना परसेंटेज आपने यहाँ पर डिफाइन करना है पहले से। जैसे कि मैंने यहाँ पर एलोकेट किया हुआ है प्री डिफाइंड कॉस्ट सेंटर के अंदर मिस्टर राजीव को देने हैं 25%, मिस्टर महेश को दिए जाएंगे 45% और मिस्टर कुणाल को दिए जाएंगे 30%। तो ये एलोकेशन हम यहाँ पर लगा देते हैं। मिस्टर राजीव को हम दे रहे हैं 25%, मिस्टर महेश को 45% और मिस्टर कुणाल को मिलेंगे 30% कमीशन। कंट्रोल ए, आपने पहले से ही एलोकेट कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री करते हैं। कमीशन आपको क्या करनी है, एम्प्लॉयज को पे करनी है, तो पेमेंट में एंट्री होगी। सबसे पहले यहाँ पे आपसे पूछेगा कॉस्ट सेंटर की क्लास। आपने क्लास पहले से ही बनाई हुई है, आपने परसेंटेज पहले से ही सेट की हुई है, तो वो क्लास आप यहाँ पर डिफाइन कर लो। आपको कोई कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अगर मैंने 1,20,000 कमीशन दी है तो उसका 25% कितना होगा, 45% कितना होगा या 30% कितना होगा।
ये आपको मैन्युअली कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टैली आपको खुद ब खुद क्रिएट करके देगा। यहाँ पर हम एक लेजर बना लेते हैं कमीशन, कमीशन ऑन सेल, कि एम्प्लॉय जो भी सेल करेगा उस पर हम उसे क्या देंगे, कमीशन देंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कॉस्ट सेंटर है, ये सारे हैं क्योंकि एक्सपेंसेस और इनकम में ये से आते हैं। एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद मान लो यहाँ पर हमने जो एम्प्लॉयज़ को टोटल कमीशन पे की 1,20,000। अब कैश, अभी आपको यहाँ कुछ नहीं दिखाएगा, एंट्री एक्सेप्ट करवा देते हैं। एक्सेप्ट करवाते उसके बाद आपको क्या करना है, पेज अप। जैसे या पेज अप या पेज डाउन होता है एंट्रीज को देखने के लिए, प्रीवियस एंट्री या उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है उनको देखने के लिए आप पेज अप पेज डाउन का यूज़ करते हैं। मैंने पेज अप किया, मैंने जो एंट्री की है मुझे उसे देखना है, तो उसके लिए देखिए आपने यहाँ पर 1,20,000 की कमीशन पे की। किस एम्प्लॉय को कितनी पे की, आपने राजीव की परसेंटेज डाली थी 25%। आपको मैं मैन्युअली भी कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ, कंट्रोल एंड कैलकुलेटर ओपन करेंगे। अगर मैं 1,20,000 का 25% कैलकुलेट करती हूँ 30,000। अगर ये ऑप्शन ना होता तो आपको मैन्युअली इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ता, लेकिन टैली ने आपको खुद ब खुद क्रिएट करके दिखा दिया। मिस्टर राजीव को जो कमीशन मिलेगी 30,000, मिस्टर महेश को जो मिलेगी 54,000 और मिस्टर कुणाल को जो मिलेगी 36,000। ये एक और एक्स्ट्रा फीचर था, कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर, बीइंग कमीशन पेड टू एम्प्लॉयज इन कैश। ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू।